22-23 हजार नौकरियां जो है हमारे पिछड़े और दलित समाज की जो बेईमानी किया इन लोगों ने। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2018 में 71 नियुक्ति हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 71 में ना तो एक शेड्यूल कास्ट का है, न एक बैकवर्ड का है, ना एक माइनॉरिटी का है। भाजपा वाले हैं, पाखंडी हैं, बेईमान लोग 20% है कि एक रोटी कम खाओ, उपवास कर जाओ, भूखे रह जाओ, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर कराओ। समाज का इंतजार हर किसी को है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का जो मतदान होना था वो 7 चरणों में होना था और 2017 का जो कार्यकाल है वो 15 मई तक का है। 7 चरणों का जो मतदान है इसमें से 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। सब ये कवायद लिए एक आस लगा के बैठे हैं कि आखिर 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जिस क्षेत्र में विधायक चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र का एमएलए कौन बनेगा। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये नवाब आजम शाह की धरती है। उन्होंने इसको बसाया था, आजमगढ़ है ये। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध कवि और बहुत प्रसिद्ध जो शायर थे कैफी आजमी जी की धरती भी मानी जाती है। आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3 लाख के ऊपर मतदाता हैं और यादव और अनुसूचित जाति का दबदबा हमेशा से बना आया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फूलपुर पवई विधानसभा के प्रत्याशी रमाकांत यादव जी सांसद भी रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे इस क्षेत्र की छोटी छोटी परेशानियों और इस विकास के बारे में कि आखिर इस क्षेत्र की जनता इनसे क्या चाहती है और ये जनता से क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। धन्यवाद आपको। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सांसद भी रह चुके हैं और पॉलिटिक्स में आप बहुत टाइम दिए हैं। कैसा रहा आपका कैरियर? हमारे देखने में तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा हमारा कैरियर। नहीं, शुरुआती से कैरियर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बस शुरुआत से ही जब राजनीति में घुसे हैं तब से जनता का आशीर्वाद मिलता गया, धीरे धीरे बढ़ते गए। सोशल जस्टिस के लिए आप जाने जाते हैं, सामाजिक न्याय होना चाहिए, इसके बारे में कुछ? देखिए, सामाजिक न्याय के पक्षधर हमेशा हम रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग लोहिया में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, बुद्ध जी के विचारों को मानते हैं, पेरियार के विचारों को मानते हैं, ज्योतिबा के विचारों को मानते हैं, ललई यादव के विचारों को मानते हैं, महाराज साहू जी के विचारों को हम लोग मानते हैं। तो हम लोग लोहिया और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग उसी के पक्ष में हमेशा रहते हैं, जो सामाजिक न्याय हो के पक्ष में हमेशा रहते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्या लगता है कि सामाजिक न्याय अगर देखा जाए, मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, कि अगर देखा जाए और संविधान की बात किया जाए तो क्या संविधान खतरे में, वाकई में वास्तविक संविधान खतरे में है इस सरकार में? देखिए, संविधान तो आज पूर्ण रूप से खतरे में, पूर्ण रूप से। इसलिए खतरे में हम कह सकते हैं कि अब तक जितने भी, पहली बात तो इन लोगों ने 5 साल में हमारे नौजवान बच्चे जो शिक्षित होकर के रोजगार के लिए टहल रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, कोई वार्ड नहीं निकाला। अगर निकाला भी, जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी ने वार्ड निकाला था और जब परीक्षा का समय आया तो 50 से निकाला। 4 साल बाद इन लोगों ने फिर परीक्षा करा के चयन किया और सीधे 69,000 में 22-23 हजार नौकरियां जो है हमारे पिछड़े और दलित समाज की जो बेईमानी किया इन लोगों ने। अभी आपने देखा होगा, देश के इतिहास में पहली बार ये मिला है कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है आईएएस की, उसके परीक्षा होती है, फार्म भरा जाता, परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता, तमाम झंझावातों के बाद तब जो है, तमाम परिश्रम के बाद लड़के आईएएस बनते हैं। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे सीधे लगभग एक बार 18, एक बार 12 आईएएस की नियुक्ति कर दिया है। तो संविधान को की धज्जियां उड़ाया कि नहीं उड़ाया?
गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2018 में 71 नियुक्ति हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 71 में ना तो एक शेड्यूल कास्ट का है, न एक बैकवर्ड का है, ना एक माइनॉरिटी का है। ये क्या कारण रह जाता है? संविधान होने के बावजूद भी क्या कारण रह जाता इस है? संविधान को ये मानते नहीं। संविधान को मानने वाले, अब खुद सोचिए, जब देश आज़ाद हो रहा था अपने तिरंगे झंडे को भाजपा के लोग नहीं मान रहे थे, संघ वाले लोग नहीं मान रहे थे, तो संविधान कहाँ मान रहे हैं? संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। संविधान में अलग अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधिपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, पत्रकारिता अलग है। आज तो पूरा जो है, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सब पर कब्जा हो गया कि नहीं हो गया इनका? नहीं, ओबीसी समाज लड़ाई भी तो नहीं लड़ रहा है इसके लिए। ओबीसी समाज लड़ाई लड़ा तभी न दिल्ली, लखनऊ की सड़कों पर, इलाहाबाद सड़कों पर लड़कों को पुलिस द्वारा लाठियों से पिटवाया गया। इलाहाबाद में हॉस्टल का फाटक तोड़ तोड़ मरवाया गया। लड़के लड़ रहे थे इसीलिए मारा गया ना। अगर नहीं लड़ते तो नहीं मारा जाता, अपना हक नहीं मांगते तो नहीं मारा जाता। तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान बदलने की पूरी जो है वो इन्होंने। पॉलिटिक्स में आपका बहुत अनुभव है। बात की जाए सोशल जस्टिस, ब्यूरोक्रेसी की और जुडिशरी को लेकर के हम बात करें, सारी चीज़ों को लेकर के एक तरफ बात करते हैं। ओबीसी एससी समाज भी है, तो क्या लगता है कि क्या ऐसा आपके पास कोई प्लान है इस वजह से कि इस सबकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, जो आज आरक्षण के लिए लड़के लड़ते हैं, सड़कों पर भटक रहे हैं? अभी चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात कर दी जाए, रोजगार की बात की जाए, लाखों लड़के जो है दिल्ली, लखनऊ, हर जगह धरना कर रहे थे और लाठियाँ खा रहे थे। तो क्या कारण है ऐसा? क्या जनता फिर भी उन्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रही है या फिर जागरूक नहीं है? देखिए, जनता पूरा बदल रही है अब की बार, और इस बार 2022 में प्रदेश को साफ करेगी जनता। प्रदेश से भाजपा को साफ करेगी, और 2024 में देश से भी भाजपा को खरीदने का काम जनता करेगी। जागरूकता है, ऐसी कोई बात नहीं, जागरूकता है। और हम लोग जो लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे बच्चों के साथ बेईमानी हो रही है, हक मारा जा रहा है। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम उसका बेनिफिट भले न पाएं, आने वाली पीढ़ियां तो पाएंगी। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, अपने लिए थोड़ी लिखा था कि हमको फायदा मिलेगा, लेकिन वो जानते थे कि आने वाली जनरेशन 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल, 50 साल, 100 साल के बाद इसका फायदा लेगी। तो हम लोग उसी तरीके से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, लोहिया के बताए के रास्ते पर चल रहे हैं। बात लोहिया की कर रहे हैं सर, लोहिया भी हैं, लोहिया थे, जनेश्वर मिश्र थे, ऐसे नेता आजकल कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये लड़ाई लड़ पाएंगे? क्यों नहीं लड़ा जाएगा? आपने नहीं देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे नारा दे दिया जब योगी जी ने कहा है कि अब लड़ाई तो 80 और 20 की होगी? कहा था कि नहीं कहा था? ये 80 और 20 के बारे में भी थोड़ा सा हमें समझना है। उन्होंने कहा कि लड़ाई 80-20 की होगी, है ना? एक तरफा उन्होंने कहा था, लेकिन आप लोग समझने में फर्क पड़ा। उनका इंडिकेट क्या था? उनका इंडिकेट ये था कि 80 जो है सामाजिक न्याय वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं, और 20 जो है भाजपा वाले हैं, पाखंडी हैं, बेईमान लोग 20% हैं। लेकिन वो भूल गए थे हम 85 हैं और 15 हैं, और 15 में भी हम बंटवारा कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी नारा लगा दिया 85-15 का। तो निश्चित रूप से लोहिया और अम्बेडकर के विचारों पर चल पड़े हैं। आने वाले दिनों में लोहिया अम्बेडकर के विचार से सभी लोग प्रभावित होंगे, अम्बेडकरवादी होंगे, लोहियावादी होंगे। लोहियामय होगा प्रदेश देश, अम्बेडकरमय होगा प्रदेश और देश। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि अगर हमें ओबीसी एससी या माइनॉरिटी की बात की जाए, अगर इनको अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। तो शिक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं आप? भाई देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं पहले हम लोग जोर देते हैं कि हमारे लोग शिक्षा लें। अपने पूर्वज, उनके गार्जियन से कहते हैं कि एक रोटी कम खाओ, उपवास कर जाओ, भूखे रह जाओ, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर कराओ। हाँ, इतना जरूर हम लोग दुखी इस समय है कि जैसे हमारे अदर बैकवर्ड में मौर्य है, यादव है, प्रजापति है, पटेल है, कुर्मी है, गुर्जर है, जाट, तमाम जातियाँ, लोधी है, ये शिक्षित हो चुके हैं। कुछ जातियाँ हमारे बैकवर्ड की, जैसे हमारे यहाँ नुनिया चौहान है, केवट मल्लाह है,
राजभर है। अभी इनमें थोड़ा शिक्षा कम है, शिक्षा का अभाव है, लेकिन 10-15 साल में भी पूरा हो जाएगा। तब ये भाजपा के लोग फंड नहीं निकाल पाएंगे तो अपने आप को चल दिया जाएगा इनका फंड। आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस क्षेत्र में के लोग आपको बहुत उम्मीद रखते हैं, सदा चुनते चले आए हैं, और क्या ऐसा कारण रहता है कि क्या कोई ऐसा जादू रहता है, किस लिए ऐसा कि हमेशा आप जीतते चले आते हैं? देखिए, अब जो आपका ये प्रश्न है कि आप जीतते चले आते हैं, क्या जादू है, ये तो हमारी जनता से आप पूछेंगे तो अच्छा रहा। इसका जवाब हमको देना उचित नहीं होगा। इसलिए पूछा क्योंकि आपका अनुभव है। नहीं, ये आप जनता से सवाल करिए, जनता से पूछिए क्या है क्या नहीं है, क्या जादू है, क्या प्यार है, क्या प्रेम है, क्या लगाव है, क्या काम है, तो जनता से आप पूछिए। अपने मुंह से हम अमित शाह की तरह अपने मुंह से नहीं कह सकते अपनी बड़ाई। हमने कई इंटरव्यू में ऐसा सुना है, तो मैंने सोचा कि आज मुलाकात हुई है, आजमगढ़ आया हूँ तो आपसे सवाल कर ही लेता हूँ। ऐसा सुना है कि जो आजमगढ़ की ट्रकें हैं उन पे RKY लिखा रहता है, ये इसके बारे में? देखिए, मेरी तो 25-50 ट्रकें हैं, लेकिन मेरे मित्रों की तमाम, मेरे समर्थकों की तमाम ट्रकें हैं, हजारों की संख्या में है। तो अगर लिखते हैं तो मुझे भी बड़ा गर्व होता है कि हमारे लोग हमारा नाम लिखवा के चला रहे हैं, और उनको अगर पुलिस गलत तरीके से तंग करती है तो अगर हमारे नाम पर उनको थोड़ा राहत मिलती है तो अच्छी बात है ना, खराब बात नहीं ना। क्या लिखा हुआ संविधान में कि ट्रकें सही चल रही हैं, कागज पत्र सही है, अंडर लोड है, तो अपनी जान पैसा ले। तो अगर उसके नाम पर अगर हमारे लोग, हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, हमारे दोस्त हैं, तो अच्छी बात है, विकास चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से MLA चुन के आते हैं विधानसभा, यहाँ की जनता आपको विधानसभा पहुँचाती है, क्या यहाँ के लोगों के साथ आप आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ की जनता से आखिरी संदेश अभी हम यही देंगे, अनुरोध कर रहे हैं जनता से, पूरे धौलपुर की जनता से, आजमगढ़ की जनता से, पूर्वांचल की जनता से, कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से हटाने के लिए, खदेड़ने के लिए सभी लोग एक साथ होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में साइकिल की बटन दबाने का काम करें। मेरा ये अनुरोध जनता से। आपके क्षेत्र में ब्राह्मण वर्ग भी हैं, तो क्या वो भी आपके साथ में रहते हैं कि आप जाते होंगे, मिलते होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? आपने अभी कुछ देर पहले लिया है जनेश्वर मिश्र जी का नाम, है ना जी। तो विचार का मामला होता है। जैसे हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण थे, सेकंड लोहिया कहे जाते थे, छोटे लोहिया कहे जाते थे। तो ब्राह्मण में भी अच्छे विचार के लोग हैं, अच्छे विचारधारा के लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साथ रहेंगे, और हम भी उन्हें सम्मान देते हैं, वो भी हमें सम्मान देते हैं। समाजवादी विचारक जो हुए, लोहिया हुए, मिश्र हुए, इनकी कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। कोई एक चीज़ ऐसा बताइए कि जो आपको बहुत अच्छी लगती है इनकी विचारधारा। देखिए, इन लोगों की विचारधारा जो है समाजवादियों की, 2 पंक्तियों में बता दे रहा हूँ। तो जो समाजवाद की विचारधारा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आप समझे इसका? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ रमाकांत यादव जी थे, हमारी चर्चा हुई उनसे, बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही सरल अंदाज में इन्होंने अपना आंसर दिया। 10 मार्च को क्या होगा, क्षेत्र की जनता इनको कितने वोटों से जिताती है और ये विधायक बनकर के आते हैं, ये 10 मार्च को ही तय होगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।